डिटेल में पढ़ना है। ये 2-3 पॉइंट्स अगर हमने वो कर लिए ना तो हमें फंक्शन की हर चीज़ समझ आ जाएगी। कुछ चीज़ें बस फंक्शन की रह गई। मैं नहीं चाह रहा हम इतने करीब आ के फंक्शन की 2 चीज़ें छोड़ दें और जो इंटरव्यू में मैक्सिमम पूछी जाती हैं वही चीज़ें रह गई। हाँ कौन सा तो करो अप्लाई कर दो। मैं बताता हूँ अच्छा कैसे वो अप्लाई करना है। वही उस एक के ऊपर डिपेंड हो तुम। दुनिया में 1000 जॉब आ गई जब तक। सभी आपने एक ही भेजा ना। यार मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है। पहले दिन तुम्हें कहा था लिंक्डइन बनाओ, वो लिंक्डइन किसी ने बनाई नहीं। अच्छा चलो, अच्छा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जो क्या कहते हैं, फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ लेट्स से ऐड। और ये फंक्शन की पहचान है। हमने पढ़ा था फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन एक कोड ब्लॉक होता है, उस कोड ब्लॉक के अंदर हम क्या इसकी पहचान क्या होती है। ये 2 तरह के फंक्शन की टाइप्स होती हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनका नाम हम खुद रखते हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उनका नाम हम नहीं रखते, वो खुद से ही बने होते हैं। जैसे मेन मेथड है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। और क्या कहते हैं, ये जो एक ऐड का फंक्शन है ये कौन सा है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। अब सवाल ये हमें पता कैसे चलेगा कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन सा और बिल्ट इन फंक्शन कौन सा। हाँ लग गए तुम्हारे, तुम अभी सर्वर को सर्च करके इसको पहले रिजॉल्व करो, इसको सर्च करो और रिजॉल्व करो गूगल पे जाके। हाँ जी, कैसे पता चलेगा कि एक फंक्शन यूज़र डिफाइन है और कैसे पता चलेगा एक फंक्शन बिल्ट इन। ये 2 फंक्शन बने ना, इधर एक मेन का फंक्शन है और एक इधर ऐड का फंक्शन है। पता कैसे चलेगा इसमें यूज़र डिफाइन कौन सा और मेन फंक्शन कौन सा, कैसे पता चलेगा? सर ये जो पहले प्रोग्राम लैंग्वेज में बने हैं जब फंक्शन वो प्री डिफाइन या प्री डिफाइन और यूज़र बिल्ट इन फंक्शन। पता कि अभी मुझे पता कैसे चलेगा मेन फंक्शन इसका बिल्ट इन है और वॉइड मेन वाला सर जो हम बनाते हैं वो ये ले अवॉइडेड आ दिया। मेन फंक्शन का पता मेन कैसे? के नाम से नहीं मेन के नाम से सही बता रहे भाई। इन शॉर्ट आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि मेन का जो फंक्शन होता है वो मोस्टली हर लैंग्वेज में होता है। तो इसी तरह से क्या कहते हैं, जैसे C++ में होता है, इसी तरह से क्या कहते हैं ये मेन का फंक्शन कौन सा है, अदर लैंग्वेजेस में भी होता है। तो मेन का फंक्शन जो सा है वो हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब ये हमारा जो मेन का फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है। और क्या कहते हैं ये जो सा दूसरा फंक्शन है यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड का, और जिसके अंदर 2 नंबर को मैं सम करूँगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ 1 + 1 और इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, लेट्स से var, या फिर लेट्स से इंट आना है तो मैं इंट, और लेट्स से x इज इक्वल दिस, मतलब 1 + 1 इज इक्वल हो गया x के। और मैं कहता हूँ प्रिंट करो x को। अब अगर लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगी, आंसर क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट में नज़र क्या आएगा मुझे? और कुछ नहीं होगा आउटपुट में एक मिनट उससे पूछो क्या बचेगा, तू बचेगा। हाँ मेरा ना ओके ये भाई, तो फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करोगे फंक्शन यूजलेस है, तो इसकी आउटपुट अभी कुछ भी नहीं होगी। तो हमने क्या करना है, अपने मेन मेथड में आना है और फंक्शन को कॉल करना है विद द नेम ऑफ फंक्शन, और आगे छोटी ब्रैकेट पैरेंथेसिस और एंटर सेमीकोलन। अब इसकी आउटपुट क्या होगी, हाँ जी तो भी 2, इसकी आउटपुट होगी 2, क्योंकि 1 + 1 क्या होता है 2। तो इन शॉर्ट जब मैं इसको सम करूँगा, ये दरवाजा बंद कर दो, 1 + 1 को जब मैं सम करूँगा तो इसकी आउटपुट जो सी होगी एक्चुअली होगी 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं था, ये हमारी कॉमन चीज़ थी तो पता थी। अब इशू ये है कि लेट्स से आपके पास एक बंदा आता है, कहता है आप 2 टेक्स्ट फील्ड बनाओ, 2 टेक्स्ट फील्ड में यूज़र से नंबर लो, लेट्स से प्लीज़ एंटर नंबर 1, प्लीज़ एंटर नंबर 2। वो जब एंटर करेगा फिर उसके रिज़ल्ट में आपने उसका आउटपुट देंगे। अब आप क्या करोगे, मैं कहता हूँ 2 नंबर को सम कर दो। 2 नंबर जो उनसे है, मैं कहता हूँ 2 नंबर 1 + 1 के अलावा भी हो सकते हैं, मतलब 2 नंबर जो उनसे है वो 10 + 10 भी तो हो सकता है। मतलब यहाँ पे मैं लिख दूँ 10 + 10, ये भी तो एक नंबर ही है 2। अब कब तक आप फंक्शन के अंदर जाके हार्ड कोडेड लिखते रहोगे, तो यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा चेंज होता है। तो फंक्शन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं पैरामीटर और एक होता है आर्गूमेंट्स। फंक्शन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पैरामीटर और एक होता है आर्गूमेंट्स।
अब इसके बीच में बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है, मैं यहाँ पे आके दिखाता हूँ। पैरामीटर एंड आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट्स डिफरेंस, ये देखो बेसिकली ये दो चीज़ें होती हैं जिसके बीच में डिफरेंस होता है। द वैल्यू डेट इज डिक्लेयर विद इन अ फंक्शन इज कॉल्ड एज अ आर्गूमेंट एंड द वेरिएबल डेट इज डिफाइन अ फंक्शन इज डिक्लेयर एज नाउन एज अ पैरामीटर। अब सीन ये होता है, एक्चुअली होगा क्या, अब हम जाते हैं अपने दोबारा से कोड के ऊपर और यहाँ पे आके कहते हैं कि हम यहाँ पे इस जगह पे आके हम दो वेरिएबल्स ले सकते हैं। लेट से मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, एक लेता हूँ लेट से वाई और एक भी लेता हूँ जी। एक्चुअली मैंने क्या किया, एक फंक्शन को बनाया है जिसका नाम ऐड है और उसके अंदर यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिफाइन किए अपनी मर्ज़ी के नाम पे। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों को हम कहते हैं पैरामीटर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेरिएबल्स डेट आर डिफाइन विद इन द फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं उनको कहते हैं आप पैरामीटर। जो आपके फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं, मतलब यहाँ पे इनको आप कहते हो पैरामीटर्स, ठीक है। और वो वैल्यूज़ जो आप फंक्शन, देखो अब यहाँ पे एरर आ गया, वो कह रहा है भाईजान आपने यहाँ पे दो वैल्यू भेजनी है, मतलब एक्चुअली आपने एक्स और वाई की वैल्यू भेजनी है। तो अब इधर मैं जब फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आके दो नंबर दूंगा, जैसे 1 और 2, तो एक्चुअली ये होते हैं आर्गूमेंट्स। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन को कॉल के टाइम जो एक्चुअल डेटा हम पास करते हैं उसको हम कहते हैं आर्गूमेंट्स। और जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं उस टाइम जो हम 2 या 3 या 10 पैरामीटर्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। अब इनका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है, देखो एक्स और वाई के अंदर दो वैल्यूज़ आएंगी, वो कुछ भी हो सकती है। मतलब यहाँ 1 और 2 जो उनसा है मैंने भेजा है, अब यहाँ पे एक्स और वाई रिसीव हुआ। अब यहाँ 10 + 10 की जगह मैं लिखूँगा एक्स वाई प्लस जेड, मतलब वाई और जेड के अंदर जो भी आएगा उन दोनों को सम कर देना और सम करके उन दोनों का आउटपुट दिखा देना। अब देखो जब मैं इसको सम करता हूँ तो मैंने 1 + 2 भेजा तो आंसर किया 3। अब सेम एज इट इज़ मैं एक ही फंक्शन को दो तरह से यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, दोबारा इस फंक्शन को कॉल करूँगा और डिफरेंट वैल्यूज़, मतलब मैंने लिखा 10 + 2 मान लो। अब एक ही फंक्शन है, दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब जब मैं करूँगा तो पहले का 3 दूसरे का 12 आंसर। तो पहले क्या था, हमने फंक्शन के अंदर ही डिफाइन किया हुआ था 1 + 2 1 + ये 1 + 3, वो हार्ड कोडेडली सबके लिए एक ही होना था। बट अब हमने क्या किया, फंक्शन को उसके पैरामीटर्स पास कर दी। पैरामीटर्स मतलब लाइक एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें पास कर दी। और यहाँ पे हमने सबसे पहले डिफाइन करने होते कितने हम वेरिएबल्स भेजेंगे, 1 भेजने, 2 भेजने, 3 भेजने। ये ऐसे ही है जैसे हम कस्टम विजिट पढ़ रहे थे, तो हमने कस्टम विजिट के अंदर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर से पहले वेरिएबल्स डिफाइन करने होते हैं कि आप कितने वेरिएबल्स आप बनाओगे। आप फाइनल या वार लगा के वेरिएबल्स बनाते हो, फिर दिस डॉट करके इनिशियलाइज करते हो। तो सेम एज इट इज़ आपने एक फंक्शन के अंदर कुछ नहीं करना होता, सिर्फ उनकी ब्रैकेट्स के अंदर जितने वेरिएबल्स भेजने उतने डिफाइन करने होते हैं। और जहाँ पे आप उनको कॉल करते हो, जैसे हम कस्टम विजिट को जब यूज़ करते हैं तो हम स्पेसिफिक इंडेक्स से डेटा भेजते हैं, वो एक्चुअल डेटा होता है। तो हम एज इट इज़ जब फंक्शन को कॉल करेंगे, अभी भी तो ये हार्ड कोडेड दे रहे हैं आर्गुमेंट्स, ये यूजर से नहीं लेंगे। यूज़र से लेंगे, बट एक्चुअली होगा कि वो कुछ भी दे सकता है। पहले क्या था कि जब भी फंक्शन रिटर्न करता 1 + 1 ही रिटर्न करता। अब यूज़र जो भी भेजेगा हम उसको इसके पैरामीटर में भेजेंगे और इन दी एंड हमें रिजल्ट में उसकी वैल्यू नज़र आएगी। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है जिसमें याद करने की ज़रूरत है। अब इसको याद मैंने कैसे किया हुआ है, देखो सिंपल है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक कोड ब्लॉक होता है। फंक्शन का काम क्या होता है, एक ही काम को बार बार रिपीट करना। अब मैंने लेट्स से एक फंक्शन बनाया जो 2 नंबर को सम करता है। वो 2 नंबर दुनिया के कोई नंबर हो सकते हैं, 1 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं कब तक ये याद रखूँगा कि यूज़र ने क्या एंटर करना। तो मैंने इस फंक्शन को जेनेरिक बनाना, मतलब कि जेनेरिक मतलब कोई भी 2 नंबर डाले और उसको कोई भी आउटपुट रिसीव हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सब कुछ एक वेरिएबल के थ्रू हैंडल करूँगा। मैं क्या करूँगा, फंक्शंस के अंदर 2 पैरामीटर्स बना दूँगा जब फंक्शन हम डिफाइन कर रहे होंगे। फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स बेसिकली एक वेरिएबल्स ही होते हैं सिर्फ, बट क्या होता है सिर्फ कुछ ना कुछ इनके 2 नाम रखने होते हैं। इवन आप चाहो तो यहाँ पे इनकी टाइप भी लिख सकते हो कि जैसे ये जो y होगा वो भी इन टाइप का होगा और ये जो x होगा ये भी इन टाइप का होगा। मतलब आप और डिफाइन कर सकते हो ये जो ये दोनों इस टाइप के होंगे। तो इससे आपके लिए और आसानी हो जाएगी कि यार ये अच्छे इन दोनों की टाइप की होगी। बट ये ऑप्शनल है तो मैं इसके लिए इसको यहाँ नहीं लिखता। इसके अलावा हम और भी कुछ कर सकते हैं, हम इन दोनों को कर्ली ब्रेसेस में रख सकते हैं। अगर जैसे हम कस्टम विजिट में करते थे, जब हम किसी भी उसको कर्ली ब्रेसेस में करते थे तो हमें क्या करना होता था, यहाँ पे आके वाई कॉलन और वाई कॉलन के आगे उसकी वैल्यू देनी थी। वाई जैसे ये होगा और उसके बाद जैसे जेड होगा ना तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या होगा, लेट्स से 2 होगा।
ठीक है। जैसे हम क्या करते थे उसके अंदर करते थे कि जैसे कि देखो अब मैंने कर्ली ब्रेसेस में रख दिया, वो ये कह रहा है वाई की वैल्यू ये होगी, जेड की वैल्यू ये होगी। ठीक है। कस्टम विजन में भी हम ये काम कर रहे थे। हमने क्या किया था, जब कर्ली ब्रेसेस में करते थे तो हम जो वेरिएबल्स उधर रखते थे उनके नाम के आगे उनकी वैल्यू देते थे। तो सेम एज इट इज़ मैंने क्या किया, इनको कर्ली ब्रेसेस में कर दिया। अब क्या होगा, मुझे ऑर्डर की टेंशन नहीं होगी, अब मैं बस आगे पीछे करके वैल्यू भेज सकता हूँ, काम वही हो रहा है। ठीक है। सेम एज इट इज़ मैं इधर भी आके इनकी वैल्यू दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ वाई कॉलन 10 और उसके बाद जेड कॉलन 20। ठीक है। मतलब x की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये। अब मैं आउटपुट करूँगा, अब भी आउटपुट ऑलमोस्ट सेम होगी। मतलब मैंने पहले में 1 + 1 2 किया और 10 + 20 3 30। क्या होता है वर्टिस पैरामीटर? हाँ हाँ, वर्टिस पैरामीटर। जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं उसके अंदर जो वेरिएबल्स बनाए उसको पैरामीटर्स कहते हैं। ओके। और आर्गुमेंट्स? आर्गुमेंट्स बोलते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करके उसको डिफाइन वैल्यूज देते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बोला तुमने। तो सिम मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक्चुअली जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, मतलब फंक्शन को जब बनाते हैं, तब हम उस टाइम इसकी ब्रैकेट्स के अंदर ये कर्ली ब्रेसेस, ये जो पैरेंथेसिस ब्रेसेस हैं, इनके अंदर क्या करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को बना देते हैं। मतलब कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसको दो पैरामीटर जाएंगे, एक्स और वाई। एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, और अगर हमने इसको डिस्ट्रिक्ट करना है टाइप के लिए तो हम यहाँ पे उसकी टाइप डिफाइन कर देंगे कि एक्स स्ट्रिंग होना चाहिए, वाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब भी फंक्शन को बनाएंगे, फंक्शन के बनाते टाइम हम उनकी सारी की सारी टाइप्स को यहाँ पे लिख देंगे, वेरिएबल्स को लिख देंगे, और जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो तब उनकी वैल्यूज़ को भेजेंगे। तो ये आर्गूमेंट होता है। मतलब इधर मैंने लिख दिया 1, इधर 2। अब मैं क्या करूँगा, जब दोबारा आता हूँ इधर और इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो फंक्शन कॉल के टाइम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ दे दूँगा 3 + 3, 4 लेट्स कुछ नहीं। अब ये जो फंक्शन है ये जेनेरिक लिखा हुआ, मतलब इधर मैं दुनिया का कोई नंबर दे सकता हूँ, उनको सम करेगा, कोई भी हो सकता है, और इधर मैं कुछ करूँ तो उसका सम होगा। हाँ जी, तो ये क्या होता है? हाँ, पैरामीटर होता है बेसिकली। जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, तो फंक्शन को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं, उनको हम एज अ पैरामीटर कहते हैं। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जो एक्चुअल डेटा हम भेजते हैं, एक्चुअल डेटा 2 नंबर का जो 1 2 3 4 जो एक्चुअल डेटा है, वो तुम्हारे आर्गूमेंट्स हैं। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बट मैं हमेशा भूल जाता हूँ इसको, तो मैं हमेशा आके एक दफ़ा ज़रूर कंफर्म करता हूँ कि जब भी आप क्या कहते हैं वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हो विद इन अ फंक्शन, मतलब आप जब भी फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन करते हो तो वो होते हैं पैरामीटर्स, और द वैल्यूज दैट आर डिक्लेयर व्हेन फंक्शन इज़ कॉल्ड इज़ नाउन एज आर्गूमेंट। तो जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं, जो आपका डेटा होता है, वो आपकी आर्गूमेंट्स हैं। जो आप वेरिएबल्स बनाते हो वो इज़ अ पैरामीटर। तो वेरिएबल आपके पैरामीटर होते हैं और आपका जो डेटा होता है वो आर्गूमेंट होता है। हाँ जी, खुद आप ओके। जब हमने यहाँ फंक्शन डिक्लेयर के टाइम की, ओके, इधर मैं कुछ और ले सकता हूँ? अच्छा, ओके, लेट्स से मैं इधर आके लिख देता हूँ और हम अभी चलेगा। एरर आ गया, बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने z वो अरहम वेरिएबल लिया तो उसकी जगह मुझे अरहम लेना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट ये अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी ले सकते हैं। आइए समझ। अच्छा सही। अब क्या सीन है, आपने एक फंक्शन बनाया जो 2 नंबर को ऐड करता है। अब मैंने क्या करना है, एक और नंबर ऐड करवाना, 3 नंबर को ऐड करने का एक फंक्शन बनाना। 3 पैरामीटर पास कर दो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और ना यहाँ पे आके मैं लेट्स से सी ले लेता हूँ। अब बताओ क्या करूँ, तुम आगे लेके चलो, तुम बताओ आगे। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने जो भी
तीसरा पैरामीटर आर्गूमेंट पास किया है, ऊपर मैंने पास किया है 1, नीचे पास किया 5, ठीक है। जब मैंने ऊपर तीसरा आर्गूमेंट पास किया है, ऊपर किया 1 और नीचे किया 5, ठीक है, तो ऊपर आर्गूमेंट से ही पास हुआ। मतलब मैं ये चाहता हूँ सी की जो वैल्यू हो ना वो एक्चुअली ऊपर 1 हो और जो इसकी इधर भी वैल्यू जो है वो 5 हो। अब यहाँ पे देखो ड्रॉबैक ये है कि हमें ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ेगा। ऑर्डर का मतलब ये जो पहली वैल्यू जो उनसी है ये वाई की है, ये वाली वैल्यू जेड की है और ये 2 जो उनसा है वो सी का, ठीक है। तो इस ऑर्डर से बचने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस अप्रोच में जाते हैं, अदरवाइज का ड्रॉबैक सिर्फ यही है, सही है। अगर आपको ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 नंबर सम करने चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, तो नो मैटर आपका सम ऊपर हुआ तो है 1 + 1 और 2 4 और इसको आप सम कर पाए, सही है। इसी तरह से हम मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं हम एक ही फंक्शन बना सकते हैं। अब जितने ज़्यादा फंक्शंस बनाओगे उतनी अच्छी अप्रोच मानी जाती है, क्योंकि फंक्शंस का मतलब आप कोड को सेपरेट कर रहे हो अपनी मेन लॉजिक से। तो जितने ज़्यादा फंक्शंस बनाओ उतना बेहतर है, बट हद से ज़्यादा फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स काम को कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन बेसिकली अच्छी प्रैक्टिस है। इसी तरह से मैं सब्ट्रैक्ट का एक फंक्शन बनाता हूँ और सब्ट्रैक्ट के अंदर उसके पैरामीटर लेता हूँ और क्या करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं ना इससे 2 नंबर ले लेता हूँ, लेट से एक्स और जेड, लेट से, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ 2 नंबर को माइनस करता हूँ, मैं कहता हूँ एक्स माइनस जेड और यहाँ पे इसको वेरिएबल में देता हूँ, लेट से इंट और वाई, ठीक है। और यहाँ पे आके प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट करता हूँ मैं वाई को, सही है। अब इसमें तो आई थिंक कोई इशू नहीं है। हमने जब भी किसी 2 नंबर को माइनस करना है तो हमने क्या करना है, इसको कॉल करना है, इसको कॉल करके 2 पैरामीटर भेजने, 2 पैरामीटर को माइनस करेगा और उसका आउटपुट का प्रिंट करा दो, ठीक है। मैं इधर आता हूँ, मैं यहाँ पे आके करता हूँ सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, 10 को किससे, 4 से। मतलब जो 10 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास 6 बनेगा। एक्चुअली ये जो थर्ड वैल्यू है ये रिसीव हो रही है हमें सब्ट्रैक्शन से, सही है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, अगर मैं बाय चांस इधर लिख दूँ 4 और इधर लिख दूँ मैं 10, तब आंसर क्या होगा, बिल्कुल अब आंसर माइनस में चला जाएगा। तो इन शॉर्ट हमारा आंसर ये होगा। अगर गलती यूज़र ने आगे पीछे कर दी तो उसको माइनस में आंसर नज़र आएगा, सही है। अब इशू ये है, रिक्वायरमेंट क्लाइंट की ये है, आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो 3 पैरामीटर लेगा, मगर जो थर्ड पैरामीटर है वो ऑप्शनल हो सकता है, और जो कभी कभार वो 2 वैल्यू दे देगा, कभी 3 दे देगा। तो आप क्या करोगे, आप एक तरीका ये, आप एक फंक्शन बनाओ ऐड का 2 के साथ, एक बनाओ 3 के साथ। जब वो 2 वाला करेगा तो 2 वाले में कॉल करोगे, अदरवाइज 3 वाले को करोगे। इससे बचने की भी एक अप्रोच है आपके पास। आप क्या कर सकते हो, जब आप फंक्शन बना रहे हो ना, आप जो वेरिएबल आपने ऑप्शनल करना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो, लाइक दिस। मतलब आपको पता है कि जो उनसे थर्ड पैरामीटर है ना ये ऑप्शनल हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो। अब क्या होगा कि आप अगर इसमें से लेट से सेकंड ब्रैकेट को कॉल नहीं करते तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब उसने उसको कंसीडर कर लिया लेट से ऑप्शनल, ठीक है। अब इसका इशू ये होगा, आपने यहाँ पे डिफाइन करना है, अगर ये ऑप्शनल होगा ना तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगी। मतलब लेट से अगर किसी बंदे ने थर्ड पैरामीटर नहीं दिया तो एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। आप मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हो। अब मैं अगर इसको सम करता हूँ तो पहले का आंसर है 2 और अगले में देखो थर्ड पैरामीटर क्या है, उसका आंसर 4। अगर नहीं दोगे तो वहाँ पे नल होगा, तो एरर की चांसेस है। मतलब लेट से तुमने तीसरी वैल्यू दी नहीं है, वो नल है, तो नल जब इसके साथ हिट होगी तो लेट सी एरर आ गई। वो कहता है क्योंकि सी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जब आपने इसको कॉल किया इसके अंदर कोई वैल्यू दी नहीं है। या तो आपको क्या करो, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो कि जब मैं वैल्यू नहीं दूंगा तो मतलब 0 समझ लो, और आपको एरर भी नहीं आएगा कि आप ऑप्शनल वैल्यू रिक्वायर्ड। ओके, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन यही होता है कि आपने एक फंक्शन बनाया है, आपने उसके अंदर 2 पैरामीटर या 3 पैरामीटर भेजे, आपने उसमें किसी को ऑप्शनल करना हो तो क्या करोगे, आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रैप कर दोगे। और अगर आपने उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन करनी है तो इक्वल लगा के डिफ़ॉल्ट कर दोगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब कि अगर आप उसको वैल्यू नहीं भी देते तो 0 उसको एज अ वैल्यू जाएगी। और टेक्स्ट फील्ड में लेंगे, अभी जाते हैं, पहले इधर तो कर लें। यूज़र ये तो डार्ट पैड है ना, डार्ट पैड, हाँ ये डार्ट पैड है। इधर हम लिख तो सकते हैं फ्लटर का कोड, मगर यहाँ आपसे बेहतर हम अपने आउटपुट VS कोड में लिखेंगे। ओके, तो फंक्शंस के कुछ की पॉइंट्स थे। फंक्शंस क्या होता है, कोड ब्लॉक होता है,
जिसमें आप अपनी लॉजिक को सेपरेट कर लेते हो। फंक्शन के अंदर पैरामीटर आर्गुमेंट का कंसेप्ट होता है। जब आप फंक्शन को बनाते हो, डिफ़ाइन करते हो, तो आप उसमें जो वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हो उनको आप पैरामीटर्स कहते हो, और जब फंक्शन को कॉल करते हो तो जो एक्चुअल डेटा पास करते हो वो आपका एज आर्गूमेंट होता है। इसके अलावा फंक्शन जो उनसा है उसको आप मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो। अगर आपने किसी फंक्शन के पैरामीटर को ऑप्शनल करना है तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख सकते हो। अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करनी है तो इक्वल लगा के पैरामीटर्स के साथ असाइन कर सकते हो। इसके अलावा जब आपने किसी फंक्शन के ऑर्डर का ख्याल रखना है तो आप उसको कर्ली ब्रेसेस में रख सकते हो। कर्ली ब्रेसेस में रख के आप उसको स्पेसिफिकली वैल्यू असाइन कर सकते हो। अगर पूछा जाए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये है आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करो, ठीक है। उसमें आपको सब कुछ आसानी हो जाती है और आपके लिए काम करना काफ़ी आसान होगा। आएगी गई। अब आपसे अब एक हमने फंक्शन बनाना है। हमने 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। वो 3 नंबर जो उनसे है ना वो मल्टीप्लाई होने चाहिए, और तीनों में से जो पहले 2 नंबर है ना वो रिक्वायर होने चाहिए, मतलब वो देने ज़रूरी है। जो थर्ड नंबर है वो ऑप्शनल होगा, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो नहीं सही, और करना वो कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है। ठीक है, ठीक है। खुबैब शुरू करें। ओ भाई मैं नया फंक्शन बनाऊँ। हाँ जी खुबैब, हाँ जी ठीक है। मैं इधर एक आके लिखता हूँ मल्टीप्लाई, कौन सी पैरेंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर कर्ली लगी तो यहाँ बाहर, हाँ हाँ ब्रैकेट मिटाओ ये वाली। ये तुमने फंक्शन सही बनाया, बिल्कुल सही बनाया। अब करना क्या तुमने, 3 नंबर लेने हैं और 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 नंबर लोगे कहाँ पे, हाँ कहाँ पे, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें यहाँ पे सबसे आके पैरामीटर्स बनाना, ठीक है। तो सही कर्ली ब्रेसेस में हमने जाना है। हाँ कौन कौन से लूँ, लेट्स से एक्स वाई जेड ले लेता हूँ, सही है, बहुत सही जा रहा है। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे, क्या कह रहे हो, मल्टीप्लाई करना, तो बच जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेरिक का साइन, ये यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई वाई इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई z इस तरह, ठीक है। मतलब हम 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई z, मतलब जो हम 3 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब इसके आंसर को हम किसी ना किसी वेरिएबल में लेंगे। लेट से मैं इंटीजर ही ले रहा हूँ मान लो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेट से d में ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे d को प्रिंट कर देता हूँ, सही है। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आके मैं x की वैल्यू देता हूँ। क्या x की वैल्यू देता हूँ, लेट से 1, और y की वैल्यू देता हूँ मान लो 2, और z की वैल्यू देता हूँ मान लो मैं 5, सही है। अब मैं ये बाकी 3 फंक्शंस को कॉल करना बंद करता हूँ, इसको हिट करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा 10 आंसर आएगा, ठीक है। ऑल ओके। अब मैंने ये जो थर्ड वाला है मान लो अगर नहीं देता तो एरर आ जाएगा, ठीक है। अब एरर नहीं आएगा, मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ना, देखो कुछ भी नहीं हुआ, इसको कोई इशू नहीं है, मगर रन टाइम पे एरर आएगा क्योंकि z की वैल्यू नल होगी, मल्टीप्लाई में नल होगा। जब मैं हिट करूँगा तो नल आएगा, क्योंकि हमने इसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नहीं दी और ना कुछ किया हो। सबसे पहले हमने z को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है। जब हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं तब हम स्क्वायर ब्रैकेट की ऑप्शन ज़रूरत नहीं होती। अगर हम कर्ली ब्रेसेस में कह रहे हैं हम वहीं पे उसकी वैल्यू दे सकते हैं, ऐसे लाइक दिस, कि मतलब कि हमने लिख देना है कि इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो 0, ठीक हो गया।
ठीक है, आंसर क्या होगा अब इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी तुम बताओ। हाँ तुम बताओ। हाँ तुम बताओ क्या भैया देखो ना, 2 वैल्यू भेज रहा हूँ ना, 1 और 2 ठीक हो गया। एक मिनट ही है यार, पहले बताओ कि 0 के अलावा कौन बोल क्या 2? हाँ 2 मैथ में कितने नंबर थे तुम्हारे कितने? कम ही, तुम्हारे भी कम ही मैथ में। इसमें भी हो, ये तो बच्चों को 1 क्लास में पढ़ाया जाता है मेरे ख्याल। नहीं, हमने अपने कॉल ही नहीं की उसमें। मेरी जान के टुकड़े, हमने कहा कि अगर वैल्यू नहीं देंगे तो वो 0 होगी, है ना, वो z हो गया 0, मल्टीप्लाई में 0। मेरी नहीं किया मान, नहीं किया ना कॉल ही नहीं ना हो रहा, तो ऊपर करंट यार, कैसे पास हो रहा? नहीं किया ना। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लगेगी, हाँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू z की 0 होगी, मल्टीप्लाई 0 कुछ भी हो तो 0 ही होता। मेरी लॉजिक ही गलत हो गई। वही ये लिखा है देखो मेरी जान, 0 यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है। अगर z हम नहीं देंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 0 z लेना, और मल्टीप्लिकेशन में 0 कुछ भी 0 होता है। पास में ना एक वैल्यू हमने दी नहीं दी, उसको हम यूजर से ले लें, यूजर से डिफॉल्ट वैल्यू 0 डाल, 0 डाल तो बाकी मल्टीप्लिकेशन, वैल्यू 0 कर दे। तो तुमने यहाँ पे 1 लिखना था, मल्टीप्लिकेशन में 1 होता। अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 0 होता, और अगर आप किसी भी नंबर को ऐड में आप अगर 1 करोगे तो 1 की वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई में 0 0 कर दो। ये तो कॉमन सेंस है, जो कॉमन है सब सिवाय 3 के, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर जो 0 होता है वो सारी वैल्यू को 0 कर देते हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पे 1 लेना था डिफॉल्ट, मतलब जो नंबर उससे मल्टीप्लाई होगा वही नंबर आ जाएगा। अब मैं हिट करता हूँ तो एक्चुअली हमारे पास आउटपुट आ गया। अब यहाँ पे इशू ये है कि मान लो मैं जेड भी नहीं, ये वाई भी नहीं देता, तब भी एरर नहीं आएगा ऊपर, वो कहेगा कि ठीक है मैं जाने दो। अब हम इसको भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दें, फिर इसको भी दें, इससे बेहतर ये होता है जो 2 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है ना, आप उनसे पहले यहाँ पे आके रिक्वायर्ड लिख दो। मतलब आप यहाँ पे आओ उस वीडियो से पहले आप यहाँ पे लिख दो ये रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ये है कि ये होना ही होना, और इससे भी पहले लिख दो आप क्या कहते हैं ये भी रिक्वायर्ड है, सही है। इसका मतलब ये है कि x और y जो उनसे ये दोनों रिक्वायर है, और जो उनका z है ना ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, मतलब अगर नहीं भी आया तो 1 इसके ऑप्शन है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आके z वैल्यू नहीं देता तो यहाँ पे एरर होगा, वो कहेगा कि भाईजान इसको वैल्यू चाहिए, देखो y पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, सही है। तो अब तुम्हारे जिनसे चांसेस हैं कि कोई भी फंक्शन विदाउट तुम्हारे इसके कर लेगा, वो कर नहीं पाएगा, तो यहाँ पे आके हमें डेफिनेटली y देना होगा, और y की वैल्यू भी देनी होगी। y की वैल्यू लेट से हम दे रहे हैं 20, अब 20 मल्टीप्लाई 1 मतलब 20 आंसर होगा। आइए गई, आइए गई, आइए गई, ये फंक्शंस बेसिकली होते हैं, फंक्शंस का इस्तेमाल किया होता है। अब इसमें 2 कंसेप्ट, एक कंसेप्ट और रह गया, वो एक कंसेप्ट हो गया ना तो समझो आपको फंक्शंस की सारी समझ आ गई, अगर पिछली याद है तो। अब करना ये है मैंने करना ये है कि मैंने एक मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया, उससे 3 नंबर का 4 नंबर को जितने को भी सम कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, जो भी रिक्वायरमेंट थी हमने वो लॉजिक इसमें लिख दी। उसकी जो आउटपुट है हमने लग दी है डी के अंदर, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। उसकी जो आउटपुट है हमने रख दी वो डी के अंदर। अब यूज़र जब भी इसको यूज़ करेगा वो क्या करेगा, इसको आपको आंसर दे देगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं फंक्शन कॉल करूँ ना तो उसकी आउटपुट मुझे मेन के अंदर ही मिले। मतलब ऐसे होता है जब समटाइम आप वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े जब धोते हो, पहले कपड़े डालते हो, आपको आउटपुट में कपड़े वहीं पे मिलते हैं, बाहर जहाँ से डालते हो। तो अभी क्या हो रहा है, आपको वॉशिंग मशीन के अंदर ही कपड़े धुले हुए मिलेंगे। एक्चुअली जब आप कपड़े बाहर निकालोगे तब आपको आउटपुट पता चलेगी। तो आखिरी कंसेप्ट इसके अंदर सिर्फ ये है, वो है रिटर्न का कंसेप्ट, ठीक है, वो रिटर्न का कंसेप्ट है। मतलब मान लो आपने एक मशीन बनाई, वो क्या करती है 3 नंबर को सम करती है, 2 को सम करती है, और जब वो अपना काम कर लेती है वो आपको आउटपुट रिटर्न कर देती है। ये ऐसी है जैसे मैं आपको एक काम दूँ और आप काम करने का मुझे वापस देते हो, तो सेम एज इट इज रिटर्न का मतलब होता है वापस देना। तो हम क्या करेंगे, या फंक्शन की एंड पे लिख देंगे रिटर्न, मतलब कि तुमने जो भी काम किया वो रिटर्न कर दो। क्या करो, तुम रिटर्न कर दो डी को, ठीक है। मतलब डी में क्या पड़ा हुआ है, एक्चुअली डी के अंदर हमारी सारी प्रोसेसिंग पड़ी हुई है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना है, इस डी के अंदर एक्चुअली सारी की सारी लॉजिक पड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं लगाना,
मैंने यहाँ पे कहना है कि जब भी मैं मल्टीप्लाई फंक्शन को यूज़ करूँ और उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ, सम करूँ, डिवाइड करूँ, जो भी मेरी आउटपुट होगी उसको रिटर्न कर देना, मतलब वापस भेज देना। जब मैं रिटर्न करूँगा तो वो भाग के कहाँ पे आएगी, जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके हमें एक वेरिएबल के अंदर रिसीव होगी इस डी के, मतलब हाँ इस फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे वो डी रिसीव होगा। मतलब जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो इसके अंदर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करके यहाँ से रिटर्न करेगा, रिटर्न करके वो आउटपुट आएगी उसी फंक्शन के आगे यहाँ पे कोई वेरिएबल के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे आके इधर प्रिंट करूँ डी को, तो अब हमारा आंसर जो है एग्जैक्ट सेम एज इट इज़ है जो हमने वहाँ पे करा। ठीक है, तो रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आप फंक्शन के अंदर अपना सारा काम करते हो, जब काम पूरा हो जाता है आप कहते हो ठीक है ये इसकी आउटपुट है, इसको वापस ले जाओ। ये आप वापस लेके जाने के लिए सिर्फ एक वर्ड यूज़ करते हो रिटर्न का यूज़ करके जहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया होता है वहीं पे उसको एक वेरिएबल में पकड़ के शो करा, कुछ भी वहाँ आप फंक्शन के अंदर कर रहे थे, अब आप फंक्शन के बाहर कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब आपने जब भी एक मशीन को यूज़ करते हो आप पहले इसको इनपुट देते हो, वो आपको आउटपुट देती है। तो आपके इनपुट समझो ये थी, आपने यहाँ पे एक फंक्शन को इनपुट दी और आउटपुट आपको डी में रिसीव हुआ। सही है। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपने यहाँ पे वेरिएबल बनाना है कि नहीं बनाना? आप जब भी कोई फंक्शन, दुनिया में कोई फंक्शन देखो, आपने क्या करना है, सिर्फ फंक्शन के अंदर जाके देखना है क्या ये फंक्शन एंड पे कुछ रिटर्न कर रहा है कि नहीं। ये जो रिटर्न का कीवर्ड होगा हमेशा लास्ट पे लिखा होगा, इसके नीचे कुछ भी लिखा होगा वो डेड स्टेटमेंट होगी। मतलब लेट्स से मैं इधर लिखता हूँ 1+1, तो ये जो सी स्टेटमेंट है ये डेड स्टेटमेंट है, मतलब ये जो सी है वो यहाँ पे बता भी रहा है डेड कोड। मतलब आप रिटर्न के नीचे कुछ भी लिखोगे वो कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। रिटर्न का मतलब आपने यहाँ फंक्शन ने यहीं से वापस चले जाना और इसको वैल्यू दे देना। आई ठीक है। तो इन शॉर्ट रिटर्न का फ़ायदा क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोसेसिंग करते हो आप क्या करते हो, उसकी आउटपुट पकड़ के रिटर्न कर देते हो, मतलब वापस भेज देते हो जब जहाँ पे उसको कॉल करते हो। मतलब मान लो आपको मैंने एक काम दिया, आपने ये काम किया, अब इस काम के अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, इस मल्टीप्लाई के अंदर क्या लॉजिक लगी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बट मैं यूज़र तो सिर्फ इस लाइन को देख रहा है, उसको नज़र आ रहा है अच्छा ये एक मशीन है जिसके अंदर 2 नंबर जाएंगे, मुझे एंड पे एक आउटपुट मिलेगी डी, और डी को मैं प्रिंट कर दूँगा। इसके अंदर क्या हो रहा है हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ उसके अंदर की प्रोसेसिंग को रिटर्न करना कंपलसरी होगा। ठीक है। और अगर मैं इधर देखो कुछ भी नहीं हो रहा। अब यूज़र को मैं कहूँ कि लेट्स ऐड करो, अब ऐड को जब चलाएगा उसको पता ही नहीं है कि ऐड का आउटपुट कैसे आएगी, उसको ये भी नहीं पता कि प्रिंट लगा है कि नहीं लगा। एक्चुअली अगर ऐड के अंदर ही हम जाए, हमें यहाँ पे करना ही चाहिए था, हम क्या करते, हम यहाँ पे आते और हम यहाँ पे लिख देते रिटर्न। हमने यहाँ प्रिंट की जगह पे हमें करना चाहिए था रिटर्न। हम कहते हैं रिटर्न कर दो एक्स को, मतलब एक्स के अंदर जो भी है रिटर्न कर दो। सेम एज इट इज़ सब्ट्रैक्ट के अंदर हमने जो किया, हम कहते हैं कि यार इसको भी क्या कर दो, रिटर्न कर दो, किसको, वाई को भी क्या करो, रिटर्न कर दो। अब क्या होगा, जहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ लाइक दिस, यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल में रिसीव होगा। लेट्स से मैं कहता हूँ इंट आउटपुट, यहाँ पे मुझे मान लो एक आउटपुट रिसीव हो रही है, वो एक वेरिएबल में है, और मैं क्या करूँगा इधर प्रिंट लगा के उसको यूज़ करूँगा। अब ये पूरी एक मशीन बन गई है, मतलब आप एक मशीन के अंदर एक इनपुट देते हो और उसको आपको रिजल्ट में आउटपुट रिसीव होगा। तो ये एक ऐड का फंक्शन आपकी इनपुट है, फंक्शन है, और उसके अंदर आप उसके आउटपुट पकड़ते हो, आउटपुट का रन करते हो और आपका काम हो जाता है। आइए क्या आता फंक्शन? अच्छा हाँ, हम कोई भी लॉजिकल पार्ट उस फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देते हैं, और फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स क्या होते हैं? जब हम फंक्शन बनाते हैं वहाँ पे जो वेरिएबल्स रहते हैं, हाँ, तो वो बेसिकली पैरामीटर्स होते हैं। ओके, जब फंक्शन कॉल करते हैं जो एक्चुअल वैल्यू भेजते हैं वो आपकी होती है आर्गुमेंट्स। ठीक है। और रिटर्न का कीवर्ड क्या करता है? जो भी आपने फंक्शन वहाँ पर रिटर्न करता है, वहाँ पर जो वेरिएबल होता है हम उसे वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं और वहाँ पर प्रिंट लगाते हैं। हाँ जी, खुब रिटर्न का कीवर्ड क्या करता है? रिटर्न का फ़ायदा क्या है?
चलो एक्सक्यूज मी। हाँ जी फैजान भाई, हाँ बताओ। रिटर्न के बगैर फंक्शन नहीं चलेगा, फ़ायदा क्या है? नहीं लगा था प्रिंट तो रिटर्न से आ जाए। रिटर्न के आगे भी प्रिंट ना लगाऊं तो फिर भी आ जाएगी। प्रिंट तो लग ही रहा है, फ़ायदा क्या है रिटर्न? हाँ हाँ तुम बताओ। ओके, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये ज़्यादा से भाई देख लो प्लीज़, अगली बारी तेरी है, फिर तू जवाब नहीं दे पाएगा। मान लो हम क्या करते हैं, वो आपने देखा होगा कि वो क्या कहते हैं, वो गूगल ऑथ लगा होता है, सोशल ऑथ लगा होता है, ऑथेंटिकेशन होती हैं, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद समथिंग लाइक दिस। अब मान लो कि कहते हैं उन्होंने अपने फंक्शंस बना के रखे होते हैं, फंक्शंस के अंदर वो कैसे ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। देखो मान लो आप में एक फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर आपने अपना एक अकाउंट बनाया, अकाउंट बना के आप रजिस्टर हो गए फेसबुक के ऊपर। अब फेसबुक का इतना बड़ा डेटाबेस है, अब वो आपका सारा डेटा आपको तो नहीं देंगे कि आप देखो ये इसका नाम अरहम है, इसका नंबर ये है, एज ये है, इसने आज तक कितनी पोस्ट की हैं, इसके सारे कमेंट्स ये हैं, इसके रिव्यूज़ ये हैं, सब कुछ। अब क्या होता है, मैं एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, लेट्स से XYZ एक ऐप बनाता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने कंटिन्यू विद फेसबुक की ऑप्शन यूज़ करनी है। कंटिन्यू विद फेसबुक की ऑप्शन का मतलब होता है कि किसी ने अगर फेसबुक अकाउंट बना हुआ है वो कंटिन्यू कर दे हमारी ऐप के अंदर फेसबुक से, उसको मैनुअली सारी इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी होगी। अब मान लो एक फंक्शन बना होता है फेसबुक का, इनका वो क्या करते हैं, एक फंक्शन बना के रखते हैं, लेट्स से फेसबुक। अब फेसबुक ने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ये एक फंक्शन है फेसबुक का, और इसको हमने क्या देना होता है, करंट यूज़र का सिर्फ और सिर्फ ना नाम या फिर उसकी ईमेल देनी होती है। मान ईमेल की बेस पे बाकी सारा काम खुद करेंगे। जैसे ही हम इस फंक्शन को ईमेल देंगे ना, वो अपनी ना डेटाबेस से प्रोसेसिंग करेंगे। वो क्या लॉजिक यूज़ करते हैं हमें नहीं पता, वो कुछ भी करते हैं अंदर जाके अपनी डेटाबेस, फेसबुक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो अपनी डेटाबेस में प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद उस ईमेल को कैसे ढूंढता है, इन दी एंड वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा फेसबुक। समझो यहाँ पे जो सी है ना फेसबुक की लॉजिक है, यहाँ पे उन्होंने कोई लॉजिक लगाई हुई है। लॉजिक मतलब कि उन्होंने कैसे यूज़र ढूंढना है, कैसे यूज़र्स को लेके आना है, क्योंकि एक दूसरा प्लेटफॉर्म फेसबुक से ही फेसबुक का डेटा ले रहा है। तो अब मैं ये नहीं चाहता कि फेसबुक कैसे काम कर रही है, तो क्या होगा, फेसबुक इन दी एंड कुछ भी आउटपुट को रिटर्न कर देगी। मतलब फेसबुक यहाँ से कुछ भी आगे डेटा रख देगी, जैसे कि फेसबुक ने कोई डेटा किया। अब मैं जब इसको यूज़ करूँगा, मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं पता होगा, मैं आऊँगा, मैं यूज़ करूँगा, अच्छा फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है जिसको मैंने अपनी ईमेल देनी है। अच्छा ईमेल, लेट्स से मैंने अरहम सर्वर 786 एक ईमेल देनी है। अच्छा मैंने अपनी ईमेल दी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो कहता है कि जब आप ईमेल दोगे ना, आपको ईमेल के रिज़ल्ट में एक आउटपुट नज़र आएगी। उसके रिज़ल्ट में आपको आएगी लेट्स से वार आपको क्या आएगा, एक डेटा आएगा, आपको डेटा आएगा। वो डेटा जो सा होगा वो इसके अंदर होगा। अब आप एक फंक्शन आपने बनाया, एक मशीन बनाई है, आप उस मशीन को क्या करते हो, सिर्फ बंदे की ईमेल देते हो, वो आपको रिज़ल्ट में उसका इन्फॉर्मेशन देता है कि इसकी प्रोफाइल पिक्चर क्या है। वो इन्फॉर्मेशन लिमिटेड हो सकती है, वो ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, बट ये यहाँ पे क्या हो रहा है हमें नहीं पता। तो फंक्शन बेसिकली लाइक इंडिपेंडेंट चीज़ है जो अलग से काम कर रही है। दूसरे बंदे को कोई गर्ज नहीं है, उसको चाहिए बट डेटा। वो कहता है कि मैं एक ईमेल दूँ और मुझे पता चल जाए इसके अंदर आ क्या रहा, इस बंदे की ईमेल के अगेंस्ट उसका यूज़र की डिटेल क्या है, मतलब इसके नाम क्या है, इसकी पिक्चर क्या है। तो इन शॉर्ट फंक्शन क्या होता है, एक सेपरेट कोड ब्लॉक है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को हाइड भी रखता है। तो फंक्शन के थ्रू आपको क्या कहते हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि डेटा में हो क्या रहा। अगर मैं वहाँ से डेटा रिटर्न ना करता ना, तो मुझे यहाँ पे डेटा रिसीव ना होता। अगर मैं वहाँ पर डेटा रिटर्न ना करता, मुझे यहाँ पर रिसीव ना होता, तो मुझे इन दी एंड फंक्शन की लॉजिक देखनी पड़ती। तो फंक्शन की लॉजिक मतलब फेसबुक की कनेक्टिविटी देखनी पड़ती। तो वहाँ पे सारा का सारा चीज़ें नज़र आ जाती कि फेसबुक कैसे डेटा लेके आ रही है, करिए, तो कोई भी हैकर आराम से अटैक कर लेता है। तो इन शॉर्ट जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं उसको रिटर्न इसलिए करते हैं कि वो उसको ना देखे, वो उसके अंदर सिर्फ डेटा जो आ रहा है उसको देख कर उससे काम करे। तो
तो इन शॉर्ट प्राइवेसी डेटा रखने के लिए हम फंक्शन की प्रोसेसिंग करने के बाद उसको रिटर्न कर देते हैं, मतलब कि ये मुझे चीज़ मिल गई है, इसको वापस भेज दो। तो अब क्या होगा, तो मैं जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो यहाँ पे वेरिएबल में मिलेगी और आप इसके थ्रू अपना काम करोगे। आपको ये कोई गर्ज नहीं है कि फेसबुक के फंक्शन में हो क्या रहा, आपको सिर्फ ये चाहिए कि जब फंक्शन कॉल किया आपको मिल क्या रहा, ठीक है। इससे हर दूसरा प्लेटफॉर्म एक दूसरे से सेपरेट रहता है, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं, दोनों को एक दूसरे पे दोनों को एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रहता, क्योंकि वो अलग से फंक्शन उसने लिखा हुआ है, वो अंदर कुछ भी कर रहा है हमें नहीं पता, बट इन दी एंड हमें हमारी मर्ज़ी का डेटा मिल रहा है, डेट्स। तो इस तरह से मल्टीपल तरह के फंक्शंस होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। मान लो मैं कोई ना कोई प्रोजेक्ट खोलता हूँ, फंक्शन का इस्तेमाल कॉमन है, मैं कोई भी प्रोजेक्ट खोलता हूँ देखते हैं हम फंक्शंस को थोड़ा डिटेल में। मान लो मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ कोई मुश्किल सा प्रोजेक्ट लाइक दिस, ठीक है। ये कोई प्रोजेक्ट है, मैं क्या करता हूँ इसके अंदर ना इसकी कोड को देखता हूँ। अब इन्होंने कितने फंक्शंस बनाए होंगे, क्या बनाया होगा, हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं इनके लिप के फ़ोल्डर के अंदर, लिप के फ़ोल्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जाके हम देखते हैं यहाँ पे कोई ये बना हुआ। अब यहाँ पे देखो इन्होंने एक फ़ंक्शन बनाया हुआ है, ये मैंने रेंडमली कोई भी फाइल को ली, उसमें मुझे जाते ही नज़र आया कि एक फ़ंक्शन बना है जिसका नाम है रिमूव एट इंडेक्स फ्रॉम स्टेट, ऐसा कुछ नाम रखा है। इसको एक पैरामीटर जा रहा है इंडेक्स, ठीक है। उसकी टाइप भी उन्होंने डिफ़ाइन की है, टाइप नहीं रखो तब भी अपने रखे हो तो अच्छी प्रैक्टिस, ठीक है। इसी तरह से मैं ऊपर देखता हूँ इन्होंने एक और फंक्शन बनाया हुआ है रिमूव स्टेट फ्रॉम दिस, इसकी टाइप स्ट्रिंग है और इसको एक वैल्यू दी है और उसके बाद उस फंक्शन के अंदर कोई काम कर रहा है। इसी तरह से क्या कहते हैं, ये कोई अपडेट का फंक्शन है। इसी तरह से देखो ये कोई एक फंक्शन इनिशियलाइजेशन फंक्शन है। इसी तरह से देखो कितनी तरह के फंक्शंस बने हुए लाइक दिस, कितनी तरह के फंक्शंस बने हुए हैं। ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मतलब इनके अंदर कोई ना कोई लॉजिक लिखी हुई है। आप इनको पैरामीटर दे रहे हो, आर्गूमेंट दे रहे हो और वो यहाँ पे डेटा रिसीव कर रहे हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये सारे के सारे एक फ़ाइल में फंक्शंस बने हुए हैं। इसी तरह से मैं कोई और फाइल खोल के देखता हूँ, लेट से मैं कोई ये पेमेंट का कोई सीन लग रहा है, लेट्स से दिस। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है ये, जिसका नाम है जनरेट स्ट्राइप टोकन। इसके अंदर देखो कर्ली ब्रेसेस लगा के उसने 4 चीज़ें दी हुई हैं और चारों रिक्वायर्ड, जो अभी हमने देखा है कि हम तो पैरामीटर देते हैं तो हम उनको रिक्वायर कर सकते हैं। तो उसने 4 चीज़ें यूज़र से ली हैं, इन दी एंड सारा काम किया और एंड पे डेटा को रिटर्न कर दिया। इन दी एंड जब डेटा आएगा तो जब इसको यूज़ करेंगे तो हम रिटर्न करके यूज़ करेंगे, मतलब हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहाँ पे हमें डेटा मिलेगा। अब मैं देखता हूँ मैंने फंक्शन यूज़ कहाँ पे किया, तो देखो मैंने जब यूज़ किया इसको एक वेरिएबल में पकड़ा हुआ और इस वेरिएबल के थ्रू काम हुआ। तो ये बेसिकली एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर मैं इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा हूँ कि फ़ंक्शन का इस्तेमाल कितना ज़्यादा होता है। तो फंक्शन के अंदर वही पैरामीटर्स है, आपने देखो कर्ली ब्रेसेस दी थी तो आपको क्या करना पड़ा है, रिक्वायर दिया हुआ है और कर्ली ब्रेसेस दी हुई है। जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, फंक्शन जो सा उसके अंदर पैरामीटर्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर एक्चुअली यूज़र की इंफॉर्मेशन है। ओके, ये बेसिकली वो स्ट्राइप पेमेंट लगेगी, पेमेंट कार्ड पेमेंट होती है। ओके, तो इन शॉर्ट मैंने आपको सिर्फ जो बताई वो बुनियाद। अगर आपको फंक्शंस की बेसिक समझ आ गई है, ये फंक्शन बना हुआ है, ये नज़र आ रहा है, समझ आ रहा है, तो इन शॉर्ट आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई। फंक्शन जब आपको प्रैक्टिस होगी, जो खुद फंक्शंस बनाओगे, उनको रिटर्न करोगे, आप उनके साथ प्ले करोगे, उनको 2 दफ़ा कॉल करोगे, 3 दफ़ा कॉल करोगे, फंक्शंस को मल्टीपल दफ़ा कॉल करोगे, उनकी वैल्यू को रिटर्न करोगे, तब आपको सही समझ आएगी प्रोसेसिंग। इसीलिए शेप प्रेफरेंसेस में मैंने फंक्शंस का इस्तेमाल किया हुआ। आप जब भी शेप प्रेफरेंसेस की वीडियो देखोगे उसके अंदर ऐड का भी फंक्शन है, गेट का भी फंक्शन है, ताकि हमारा कोड सेपरेट रहे और हमारे फंक्शन की प्रैक्टिस ज़्यादा है। तो फंक्शन जो उनसा है वो तकरीबन इतना ही है। रिटर्न का पता होना चाहिए, पैरामीटर्स का पता होना चाहिए, आर्गूमेंट्स का पता होना चाहिए। एक चीज़ जो रह गई वो सिर्फ ये पता होनी चाहिए कि जब भी हम फंक्शंस को कॉल करते हैं ना, तो हम उनकी टाइप को भी रिटर्न कर सकते हैं। मतलब लेट से मैंने ये फंक्शन कॉल किया ऐड वाला, अब ये ऐड वाला जो फंक्शन है ये वाला मुझे फेसबुक की ज़रूरत नहीं है। जब मैं फंक्शन को रिटर्न करूँगा ना, मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा तो मैं यहाँ पे इसकी टाइप लिख सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसकी टाइप क्या होगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना वॉइड लिखता हूँ, जैसे शुरू में लिखा होता है वॉइड में, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे रिटर्न यूज़ नहीं करना। वॉइड का मतलब होता है कि अगर आपने वॉइड यूज़ किया तो ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, जब भी आप कभी किसी फंक्शन के नेम से पहले वॉइड देखो, इसका मतलब ये फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा।
जैसे हम जब देखते हैं मेन मेथड, हम यहाँ पे लिखा होता है void, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये नहीं कर सकते, आपने यहाँ पे void लिखा हुआ है और यहाँ पे आके आप रिटर्न करने लग जाओ रिटर्न लेट्स से समथिंग, क्योंकि मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो void जिसके आगे लिखा हो इसका मतलब वो फंक्शन के अंदर void रिटर्न नहीं चल सकता। रिटर्न आप जब भी चलेगा जब तक आप void नहीं लिखोगे। अभी देखो एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि भाईजान आपने इसको void लिखा है ना, वो कह रहा है कि द void आपने मतलब जो किया ना वो आपने सही नहीं लिखा। void यहाँ पे लिखा था वैल्यू टाइप इंट कैन नॉट बी रिटर्न, आपने बेसिकली क्या किया हुआ है, आपने यहाँ पे इस मल्टीप्लाई के फंक्शन को void कर दिया और रिटर्न भी यूज़ किया। void और रिटर्न कभी भी आपस में रह नहीं सकते, जैसे दो लड़के आपस में रह नहीं सकते, तो इसी तरह से void और क्या कहते हैं और रिटर्न आपस में रह नहीं सकते। तो इन शॉर्ट अगर आपने क्या किया void यूज़ किया, रिटर्न नहीं यूज़ होगा। तो ये इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, अगर एक फंक्शन आप बनाए हो और उसकी टाइप को आपने void कर दिया तो आप उसमें से अगर वैल्यू रिटर्न करोगे तो क्या होगा, एक्चुअली वो रिटर्न होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों आपस में चल ही नहीं सकते। तो अगर आपने यहाँ पे void नहीं लिखा इसका मतलब वो इसकी कुछ ना कुछ रिटर्न करा रहा है, सही है। दूसरी चीज़ और भी थोड़ा इसको ट्रिकी किया जा सकता है कि लेट से आपने यहाँ पे से डी को रिटर्न किया, तो डी की टाइप क्या है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखना होगा, आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आपने एक वेरिएबल बनाया डी, आपने यहाँ से डी को रिटर्न किया, तो जब एक्चुअली आप फंक्शन को रिटर्न करोगे तो इसकी टाइप भी एक इंटीजर होगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसकी टाइप को भी डिफाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे आके लिख सकते हो कि भाई ये जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है इसकी टाइप इंट है। इससे क्या होगा और कोड में आसानी हो जाएगी, आपको ये देख के समझ आ जाएगी, अच्छा मतलब ये एक फ़ंक्शन है, ये एक फ़ंक्शन है जिसकी जो रिटर्न कर रहा है इंट टाइप, और इसके अंदर आप ये काम करोगे और इसके एंड पे रिटर्न होगा, वो रिटर्न होकर इधर आएगा, आप इस डी में इसको पकड़ोगे और उसकी टाइप भी इंटीजर होगी, सही है। तो एक फंक्शन जो उनसा है वो रिटर्न कर सकता है। अगर आप यहाँ पर टाइप नहीं लिखते हो, कुछ भी हो सकती है, डायनामिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और अगर आप फोर्सफुली यहाँ पे void लिख दोगे इसका मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, जैसे मेन मेथड एक void मेथड होता है। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आप उसको हटा दो, आपको ऑप्शनल नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फंक्शन में कुछ रिटर्न कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली रिटर्न लिखना है, और अच्छी प्रैक्टिस आप उसकी टाइप लिख दो जो टाइप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा फंक्शन, लास्ट फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन क्या है, आपने एक फंक्शन बनाना है, आपने उसको भेजना है, लेट से सालगिरह है, आपने फंक्शन बनाना है जो बर्थडे विश करे। मैं किसी का भी उसमें नाम दूँ ना, वो उसको कहेगा हैप्पी बर्थडे अरहुल। फिर मैं भेजूँगा लेट से मैं भेजता हूँ उसमें तैयब, वो कहेगा हैप्पी बर्थडे तैयब। मैं लेट से उसमें भेजूँगा किसी भी बंदे का नाम, वो देख लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा सिंपल, हाँ जी फैज़ान भाई शुरू करें, ठीक है बनाओ। क्या करूँ, हाँ तो क्या करूँ, विश, ओके विश, ओके सही है। आगे मैंने बस इस फंक्शन को एक नाम देना कि किसको विश करना, वो आपको रिटर्न में देगा हैप्पी बर्थडे अरहम, और भी कुछ 2-4 लाइनें लगा देगा, उससे अभी उसकी बात है। हाँ कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे क्या नाम रखो, हाँ स्ट्रिंग है बेसिकली, तो अच्छी बात है स्ट्रिंग यूज़ करो, क्योंकि हैप्पी बर्थडे एक स्ट्रिंग है, हाँ नाम भी एक स्ट्रिंग है। फिर ठीक है यहीं पे ना क्या नाम रखूँ, कुछ भी तो चलो एक्स जी आर को कुछ करा दो अपनी, हाँ ओके इक्वल भी नहीं आएगा ऐसे, तो ये देखा ना वेरिएबल बनाने भूल गई,
कुछ भी हैप्पी बर्थडे हाँ आगे स्ट्रिंग भी डाल भाई ये पहले बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वेरिएबल ऐसे ही बनाते हैं, सबसे पहले वेरिएबल की टाइप, वेरिएबल का नेम, फिर इक्वल, फिर उसकी वैल्यू। सही है, एरर का नहीं आ रहा अभी भी, वो रेड येलो आ रहा है, इसका मतलब आपने इसको यूज़ नहीं किया। वो कह रहे हैं अनयूज, ये देखो वेरिएबल लोकल इज़ नॉट यूज। आप इसको कोई इस्तेमाल तो करो एक्स को। हाँ हाँ जी कुबैब भाई कैरी ऑन, यहाँ से अब आगे क्या करूँ, कहाँ पे वेरिएबल एक्स लिया था उसमें? क्या कर दूँ, ख़त्म कर दूँ? हाँ एक लाइन का कोड है, एक लाइन का। चल हाँ चलो एक काम करो, फंक्शन से तुम रिटर्न करवा दो हैप्पी बर्थडे। क्या करूँ, विश के फंक्शन के अंदर ही हूँ यहाँ पे। हे अल्लाह, मैं करता हूँ। देखो आपने सबसे पहले यूज़र से उसका नाम लेना, आपने एक वेरिएबल बनाया नेम का, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं थी कर्ली ब्रेसेस की लगानी है, लगा लो, और डिफ़ॉल्ट रखना है रख लो, नहीं रखना तो ऐसे ही छोड़ दो। एक वेरिएबल है जिसमें आप यूज़र से उसका नाम लो, ठीक है। नाम लेके आपने क्या करना है, यहाँ पे नाम ले लिया, उसके बाद आप क्या करो, इस फंक्शन के अंदर जब जैसे ही हैप्पी बर्थडे आएगा उसको इसके साथ जोड़ दो। मतलब जैसे ही आपका हैप्पी बर्थडे आएगा, हैप्पी बर्थडे के साथ जोड़ दो, कंकैटिनेट कर दो नेम को। हमने पढ़ा था कंकैटिनेशन क्या होती है, दो स्ट्रिंग के अंदर 1 और 1 को जब सम करेंगे तो वो 1 और 1 बनेंगे अगर वो स्ट्रिंग होगी। कंकैटिनेट इसको कहते हैं। या इसका एक दूसरा तरीका था, मैंने वो भी बताया था कि आप क्या करो, यहाँ पे आके डॉलर और यहाँ पे आके इसके अंदर इसका वेरिएबल का नाम यूज़ करो। बात एक ही है, आप इसको इस दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। मतलब आपने स्ट्रिंग के साथ दूसरे, मैं ज़्यादा इसको प्रेफर कर रहा हूँ अभी तो, ताकि कोड लिखने में थोड़ी आसानी लग रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा कि जो भी हैप्पी बर्थडे है उसके साथ जोड़ दो वो नाम जो ऊपर से आएगा। नाम कुछ भी हो सकता है, जेनेरिक हो सकता है। फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पे आना है और रिटर्न कर देना एक्स को। मतलब एक्स के अंदर कुछ भी लिखा है, मतलब हैप्पी बर्थडे, वो उसका नाम, जिसका नाम जो भी लिखना है, हैप्पी बर्थडे जो भी। अब ऊपर गए हैं सिंपल, हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है विश, और विश के अंदर सबसे पहले एंड पे सेमीकोलन और नाम भेजना है। लेट्स से अरहम, हैप्पी बर्थडे अरहम, ठीक है। और अब यहाँ पे आके जब फंक्शन आप रिटर्न कर रहे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन कौन सी टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप का। तो मैं इसको और प्यारा करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ कि ये फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग टाइप का डेटा। स्ट्रिंग मतलब हैप्पी बर्थडे एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ, यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से नेम, और इसको क्या करता हूँ, लेट्स से स्ट्रिंग। यहाँ पे तुम्हें एक नेम आएगा या फिर आपको यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी आएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट कर देना है उस नेम को जो भी तुम्हें पीछे से आ रहा है। अब देखो मैंने फंक्शन को भेजा है अरहम, रिटर्न में मुझे आएगा हैप्पी बर्थडे अरहम। तो एक फंक्शन मैंने विश का, हैप्पी बर्थडे अरहम। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को किसी लिख देता हूँ अली। अब देखो ये फंक्शन रिटर्न करेगा हैप्पी बर्थडे अली। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, हैप्पी बर्थडे अली, और मैं कहता हूँ हाँ, तो मैं तैयब को क्या करता हूँ, विश करता हूँ, तो वो कहता है हैप्पी बर्थडे तैयब। अब कल को कहता है कि यार इसको इम्प्रूव करो, मुझे नहीं पसंद आया, तो उसके बाद क्या कहते हैं,
उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अलावा और भी कुछ डाल सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और कुछ और डाल देता हूँ। हैप्पी बर्थडे लेट्स से तैयब फॉर योर लाइफ समथिंग लाइक दिस, कुछ भी ठीक है। तो अब देखो मैं कुछ भी भेजूँगा, यहाँ पे नेम की जगह पे उसका नाम जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हैप्पी बर्थडे तैयब फॉर योर लाइफ। अब यहाँ पे ऊपर जाता हूँ मैं, तैयब की जगह कर देता हूँ उसका नाम अरहम, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं जब रन करता हूँ तो हैप्पी बर्थडे अरहम फॉर योर लाइफ। तो कितना आसान है, एक फंक्शन बनाया है, उसने आपको कितना काम आसान कर दिया। आपने एक जेनेरिक फंक्शन बनाया, आप किसी भी बंदे का नाम भेजते हो, उसकी विशिंग कि आपको मिल जाती है। तो फंक्शन एक कोड ब्लॉक होता है जो आपकी अपनी लॉजिक को प्रोसेस करता है। हमारी लॉजिक क्या थी, हमने हैप्पी बर्थडे समथिंग लिखवाना, एक विश कार्ड लिखवाना, सही है। फंक्शन की वजह से देखो आप कितना आसान हो गया। मतलब मान लो आप एक ऐप बनाते हो और उस ऐप के अंदर आप ना वो विश कार्ड जनरेट करते हो। जैसे आप होते हैं ना, समटाइम किसी को विश करना होता है, हैप्पी बर्थडे, वो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ये सारे कोई कार्ड्स बने हुए। अब तुमने सिर्फ आके उनको उसका नाम लिखना है। आपके मल्टीपल कार्ड्स बने हुए हैं, आपने किसी एक कार्ड पे क्लिक किया, आपने कहा कि लेट्स से हैप्पी बर्थडे XYZ, और XYZ के नाम से तुम्हें आ गया। अब जैसे तैयब रोज़ गुड मॉर्निंग गुड नाइट करता है, तो वो उससे बार बार अब लिखना पड़ा। अब वो क्या करेगा, ऐप में जाएगा, हैप्पी बर्थडे गुड मॉर्निंग कुछ नहीं लिखेगा, वो सिर्फ देखेगा कार्ड गुड मॉर्निंग के ये हैं, गुड नाइट के ये हैं, ये हैं। उस जाके उसका नाम लिखेगा, उसके अंदर कार्ड के अंदर सारी उसकी लॉजिक लिखी होगी कि उसके अंदर हैप्पी बर्थडे में क्या भेजना है, मैसेज क्या होगा, ये क्या होगा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उस ऐप के अंदर होगा। तो फंक्शन बेसिकली एक कोड ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप पैरामीटर भेज के उसके अंदर एडिशनल वैल्यू दे के अपनी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिकली बंदे के लिए अचीव कर सकते हैं, सही है। अब ये फंक्शन ना मेरा है ना किसी का, ये जेनेरिक है। मैं इधर किसी भी बंदे का नाम भेजूँ तो ये फंक्शन होगा, सही है। अब थोड़ा इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं। फंक्शन बनाया है, वो कहता है कि ये जो है ना फंक्शन, जब अरहम आएगा ना, मतलब अरहम के लिए जब ये कोई विश करेगा ना, तो उसके लिए कोई स्पेशल लफ्ज़ ऐड करना, और बाकी सबके लिए आपने कोई वर्ड ऐड नहीं करना। तो लेट्स से जब अरहम को मैं विश कर रहा हूँ तब कोई स्पेशल सेंटेंस होना चाहिए, स्पेशल लाइन होनी चाहिए, अदरवाइज़ कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी कोई स्पेशल केस आ गया, मतलब कि लेट्स से कोई तैयब के 10-12 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उसने उनमें से किसी एक के लिए स्पेशल भी ढूंढा। तो अब मैं जाता हूँ विश के ऊपर, यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे आके काफ़ी काम आसान है। मैं यहाँ पे आके लिखूँगा इफ़ के जो उनका नेम है अगर वो बराबर हो जाए अरहम के, मतलब जो नाम वो भेज रहा है वो अरहम हो जाए, ये कर्ली ब्रेसेस। और एल्स के अंदर तुमने क्या करना है, एल्स के अंदर क्या करना है तुमने अपना, वो यार एल्स के अंदर तुमने अपना काम करना। इफ़ एल्स लगा दी, हमने डिफ़ाइन कर दिया कि अगर नेम जो उनसे है वो अरहम होगा तो क्या करना है, अदरवाइज़ क्या करना है, सही। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइन है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ, इधर इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और ये रिटर्न दोनों जगह पे लगा देता हूँ। मतलब ये यहाँ से भी कॉपी किया एक्स, और यहाँ पे भी पेस्ट किया, और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर दिया। तो अब देखो कि यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करना है कि जब भी अरहम के लिए वो आएगा तो क्या करना है, तुमने लिख देना है हैप्पी बर्थडे फॉर माई लव माई हैप्पी बर्थडे अरहम, ठीक है, हैप्पी बर्थडे अरहम फॉर योर फ्यूचर, लेट्स से फ्यूचर। और क्या कहते हैं, अदरवाइज के अलावा कोई भी आएगा उसके लिए सर बोला है। ओके ओके, अब देखो जब भी कोई बंदा अरहम को हिट करेगा, अरहम के नाम को भेजेगा, तो क्या होगा, हम देखेंगे कि हैप्पी बर्थडे अरहम फॉर योर फ्यूचर, और इसके अलावा अरहम के अलावा कोई भी आएगा फॉर योर लाइफ। या हम इसको उल्टा कर भी कर सकते हैं, ठीक है, या हम इसको उल्टा कर लेके लेट्स से अगर अरहम के अलावा कोई आए तो वो फ्यूचर हो, अदरवाइज ये हो। अब मेरे को मान लो मैं जब इसको हिट करता हूँ तो यहाँ पे आएगा हैप्पी बर्थडे अरहम फॉर योर लाइफ, ठीक है, और इसके अरहम के अलावा लेट्स से अली आ जाता है, अली, तो अब क्या होगा कि हैप्पी बर्थडे अली फॉर योर फ्यूचर, सही है, सही है। हाँ, अरहम का लाइफ इसलिए तो है, मैंने वहाँ कंडीशन चेंज की, मतलब जब भी अरहम आएगा, अब यहाँ पे लिखा है जब भी अरहम नहीं होगा तो वो इधर जाएगा एल्स में, और जब अरहम होगा तब वो इधर आएगा, और जब अरहम नहीं होगा वो लाइफ फ्यूचर में जाएगा, सही है। तो इन शॉर्ट मैंने एक कंडीशन की बेस पे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर लिया।
ये गई है आपने भी इसका